इस मूवी की शुरुआत एक ऐसे वक्त से होती है जहां लोगों को अपनी जिंदगी और इज्जत बचाने के लिए हर मोड़ पर लड़ाई लड़नी होती थी। आखिर क्या है इस दुनिया का काला सच, आइए जानते हैं। जमीन का नामो निशान खत्म हो चुका है, वहीं इधर ग्लेशियर के पिघलने की वजह से धरती का वाटर लेवल काफी बढ़ चुका है और जो भी लोग जिंदा बचे हैं वो अपनी तैरती हुई कश्तियों को ही अपना घर बनाकर रहते हैं। वहीं अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनका मानना है कि इस समुद्र के आखिरी छोर में अभी भी कहीं जमीन बची हुई है और ये लोग उसी जगह की तलाश में लगे हैं। यहीं पर हम लोग एक मैरिन नाम के आदमी को देखते हैं जिसके पास एक एडवांस बोट है और यही उसका घर है। वो कई महीनों से इसी बोट पर सफर कर रहा है। वो मछलियां खाकर तो अपना पेट भरता है, लेकिन वो पीने के लिए अपने ही पेशाब को यूज करता है। वो अपने पेशाब को एक फिल्टर मशीन में डालकर उसे साफ करके पीता है। समुद्र का पानी इतना खारा है कि मैरिन उस पानी को नहीं पी सकता है। कुछ दूर आगे जाने के बाद मैरिन को एक और कश्ती दिखाई देती है। वो उस कश्ती वाले से मदद मांगता है क्योंकि उसके पास पीने का पानी खत्म हो चुका था, लेकिन वो आदमी मैरिन की मदद करने से मना कर देता है। मैरिन उसे समुद्र के नियम के बारे में बताता है। वो कहता है जब भी समुद्र में दो लोग मिलते हैं वो लोग सामान की अदला बदली करते हैं, लेकिन इसके बाद भी वो आदमी मैरिन की मदद करने से मना कर देता है और यहाँ से जाने लगता है। असल में इस आदमी ने मैरिन की कश्ती से कुछ फल चुराए होते हैं, इसलिए वो मैरिन की कश्ती में फिर से आना नहीं चाहता था। जब वो आदमी मैरिन की पहुंच से काफी दूर चला जाता है तब वो मैरिन को उसके फल दिखाता है, जिन फलों को उसने मैरिन की कश्ती पर जाकर चुपके से चोरी किए थे। अभी इन फलों की कीमत बहुत ज्यादा थी क्योंकि खारे पानी के समुद्र में फल को उगाना काफी मुश्किल था। इसलिए उस आदमी पर मैरिन को बहुत गुस्सा आता है और वो उस आदमी के बोट का पीछा करने लगता है और उसके पास जाकर उसके बोट को टक्कर मारकर डिस्ट्रॉय कर देता है। तभी यहाँ पर समुद्री लुटेरे आ जाते हैं। लुटेरों को देखकर मैरिन यहाँ से भाग जाता है, लेकिन वो लुटेरे इस आदमी को पकड़ लेते हैं और उसके सारे सामान को लूट लेते हैं। थोड़ा आगे जाने के बाद मैरिन को तैरती हुई एक बस्ती दिखाई देती है। वो इस बस्ती में जाकर उन लोगों को अपना सामान बेचने की कोशिश करता है, लेकिन मैरिन के पास जो भी कुछ सामान था वो उन लोगों के काम का नहीं था, इसलिए वो लोग मैरिन के सामान को नहीं खरीदते हैं। लेकिन जैसे ही मैरिन मिट्टी से भरा हुआ एक थैला दिखाता है वो लोग उसे अपनी बस्ती में आने का परमिशन देते हैं, क्योंकि इस वक्त मिट्टी की कीमत बहुत ज्यादा थी और मैरिन के पास मिट्टी था। उसी की वजह से मैरिन ने कुछ फल उगाए थे। सभी के सभी तरफ पानी होने के वजह से लोगों को अनाज उगाने के लिए मिट्टी चाहिए होती है। इसके बाद मैरिन अंदर जाकर एक दुकान में अपनी मिट्टी को बेचने वाला होता है। यहाँ दुकान का मालिक मिट्टी के बदले में मैरिन को 4 सिक्के देता है, लेकिन मैरिन उससे 8 सिक्कों की डिमांड करता है। मैरिन के 8 सिक्के मांगने के बाद भी शॉप ओनर सौदे के लिए मान जाता है। इसके बाद वो उन सिक्कों को लेकर एक दुकान में कुछ खरीदने के लिए जाता है, लेकिन वो यहाँ पहुंचकर देखता है शॉप तो पूरा खाली है। इसलिए वो यहाँ से एक टमाटर का पौधा और पीने का पानी खरीदता है। इस शॉप की ओनर हेलन नाम की औरत होती है और वो काफी गरीब है, इसलिए मैरिन उसे अपने सारे सिक्के देकर यहाँ से उस पौधे और पानी को लेकर जाने लगता है। तभी इस कबीले का सरदार उसे रोकता है और एक लड़की को उसे दिखाकर उससे शादी करने के लिए कहता है। सरदार कहता है अगर तुम इस लड़की से शादी करते हो तब तुम हमारे कबीले से कुछ भी लेकर जा सकते हो। असल में इस कबीले का सरदार ऐसा सोच रहा था कि मैरिन एक मजबूत इंसान है जो कि अकेले ही इस समुद्र में रहता है और अगर वो उसकी बेटी से शादी करेगा तब उसकी बेटी के होने वाले बच्चे भी काफी हेल्दी और मजबूत होंगे। लेकिन मैरिन उसकी बेटी से शादी करने से इनकार कर देता है और यहाँ से जाने लगता है। मैरिन के इस हरकत से कबीले के सरदार को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने आदमियों को मैरिन को पकड़ने का हुक्म देता है। जैसे ही उसके आदमी मैरिन को पकड़ते हैं तभी उनमें से एक आदमी मैरिन के कान के पीछे बने हुए निशान को देखता है। ऐसा निशान तो सिर्फ जल परियों के कान के पीछे हुआ करता है। इसके बाद वो चिल्लाकर ये बताता है कि मैरिन को इंसान नहीं है, लेकिन तभी मैरिन पानी में छलांग लगाता है। इसके बाद ये सभी लोग उसे पकड़ते हैं और एक पिंजरे में कैद कर देते हैं। इसके अगले दिन ये लोग मैरिन को मारने वाले होते हैं, क्योंकि ये लोग इंसानों को मारकर उनका खाद बना देते हैं ताकि उस खाद का इस्तेमाल फसल उगाने में किया जा सके। लेकिन तभी यहाँ पर बहुत सारे समुद्री लुटेरे आ जाते हैं और ये लुटेरे कोई आम लुटेरे नहीं थे, क्योंकि इनके पास काफी एडवांस मशीनें होती हैं। इन्होंने अब इस कबीले को चारों तरफ से घेर लिया था और ये लोग कबीले पर हमला कर रहे थे, जिससे ये कबीला तबाह हो जाता है। इस हमले की वजह से मैरिन का पिंजरा टूटकर पानी में गिर जाता है, जिससे कि वो पानी में डूबने लगता है। तभी हेलन उसे देखती है और वो उसे बचाने के लिए उसके पास आती है, लेकिन वो मैरिन को बचाने से पहले एक शर्त रखती है। वो कहती है अगर तुम मुझे और मेरी बेटी को बचाकर यहाँ से लेकर जाते हो तभी मैं तुम्हारी मदद करूंगी। मैरिन उसकी शर्तों को मान लेता है। इसके बाद हेलन उसे पिंजरे से बाहर निकालती है। इसके बाद शर्त के मुताबिक मैरिन उसे और उसकी बेटी को अपनी कश्ती पर बैठाकर यहाँ से दूर ले जाता है। आगे जाकर मैरिन को यह पता चलता है कि वो समुद्री लुटेरे हेलन की बेटी को ही उठाने के लिए आए थे,
क्योंकि हेलन की बेटी के पीठ पर उसी आइलैंड का नक्शा बना हुआ है जहां ये लोग जमीन होने की बात कहा करते हैं और सभी के सभी लोग उस नक्शे को पाना चाहते हैं। यहीं पर हम लोग ये जानते हैं कि मैरिन एक जलपरी नस्ल का ही आदमी है। वो पानी के बाहर के साथ साथ पानी के अंदर भी सांस ले सकता है। मैरिन यहाँ हेलन से कहता है, तुम या तुम्हारी बेटी में से एक ही जिंदा रह सकते हैं क्योंकि हमारे पास पीने का पानी बहुत कम है। हेलन ये सुनकर बहुत डर जाती है। इसके बाद वो किसी तरह मैरिन को मनाती है। वहीं दूसरी ओर हम लोग लुटेरों के सरदार को देखते हैं जो कि अपने आदमियों से ये कह रहा था कि मुझे हर हाल में वो बच्ची चाहिए जिसके पीठ में जमीन का नक्शा है। अब सरदार के लोग प्लेन से इन लोगों की तलाश कर रहे थे। देखते ही देखते वो लोग मैरिन के कश्ती के ऊपर हमला कर देते हैं। मैरिन हथियार लेने के लिए अपने बोट के निचले वाले हिस्से पर जाता है, लेकिन हेलन को ऐसा लगता है कि मैरिन डरकर नीचे भाग गया है। इसके बाद वो मैरिन के कश्ती पर लगे हुए मछली पकड़ने के हथियार से उन लोगों पर हमला करती है। हेलन जो तीर फेंक कर मारती है वो तीर उनके प्लेन के आर पार हो जाती है, जिससे उनका प्लेन बोट के चारों तरफ घूमने लगता है। तभी मैरिन निचले वाले हिस्से से बाहर आता है और वो जल्दी से अपने हथियार के रस्सी को काट देता है। इसके बाद वो लोग अपना प्लेन लेकर यहाँ से जाते हैं। इस बात पर मैरिन को हेलन पर बहुत गुस्सा आता है कि उसने उसका मछली पकड़ने का हथियार बर्बाद कर दिया। इसलिए वो गुस्से में आकर हेलन और उसकी बेटी के बालों को काट देता है। कुछ दूर आगे जाने के बाद मैरिन को फिर से एक बोट दिखाई देती है। हेलन कहती है हमें उस कश्ती वाले के पास में जाकर उससे कुछ मदद मांगनी चाहिए ताकि हमें कुछ खाने पीने का सामान मिल सके। लेकिन मैरिन ये अच्छी तरह जानता था कि उनकी मदद ऐसे में कोई भी नहीं करने वाला है, इसलिए वो हेलन को मना कर देता है। लेकिन हेलन के बार बार जिद करने की वजह से मैरिन उस कश्ती वाले के पास में जाता है। ये आदमी एक सौदागर होता है। उसके पास खाने पीने की चीजें तो नहीं थी, लेकिन वो मैरिन को एक कागज का टुकड़ा दिखाता है। अभी कागज की कीमत भी बहुत ज्यादा थी। मैरिन ये सोचता है वो इस कागज में उस नक्शे को बनाकर उस नक्शे तक पहुंच सकता है, लेकिन उसके पास उस कागज के टुकड़े को खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। उस आदमी की नजर जैसे ही हेलन पर पड़ती है वो मैरिन से एक सौदा करता है। वो कहता है मैं तुम्हें ये कागज दे दूंगा, लेकिन वो लड़की मुझे आधे घंटे के लिए चाहिए, जिसके लिए मैरिन भी मान जाता है। इसके बाद वो आदमी हेलन को लेकर अपने जहाज के नीचे वाले हिस्से में जाता है। अभी इन दोनों का कार्यक्रम शुरू होने ही वाला था, तभी यहाँ पर फिर से मैरिन आ जाता है। मैरिन कहता है तुम्हारा टाइम खत्म हो चुका है। उस आदमी को मैरिन के इस बात से बहुत गुस्सा आता है और वो एक चाकू निकालकर मैरिन को मारने के लिए आता है। मैरिन काफी ताकतवर था, इसलिए वो कुछ ही मिनटों में उस आदमी को मार देता है। इधर हेलन और उसकी बेटी को बहुत भूख लगी हुई थी क्योंकि उन्होंने कुछ भी सुबह से नहीं खाया था। इसके बाद मैरिन मछली पकड़ने के लिए समुद्र में जाता है और एक बहुत ही बड़ी मछली को पकड़कर इन लोगों के सामने लाता है। अब ये तीनों उस मछली को पकाकर खाने लगते हैं। कुछ देर के बाद हम लोग ये देखते हैं मैरिन हेलेना की बेटी को तैरना सिखा रहा है। हालांकि मैरिन को ये दोनों पसंद नहीं थे, लेकिन साथ रहते हुए अब मैरिन को भी इन लोगों के साथ में अच्छा लग रहा था। कुछ दूर जाकर इन दोनों को फिर से एक बोट दिखाई देती है। जब हेलन उस बोट को दूरबीन से देखती है तब उसे ये पता चलता है वो बोट तो समुद्री लुटेरों का है जो कि उसकी ही बेटी को पकड़ने के लिए यहाँ आ रहे हैं। तभी मैरिन को यहाँ पर एक राज की बात पता चलती है कि वो बच्ची हेलन की बेटी नहीं है, क्योंकि वो तो सालों पहले हेलन को पानी में तैरती हुई मिली थी। इस बात को लेकर मैरिन उस पर बहुत गुस्सा करता है। वो कहता है तुमने मुझे अब तक ये बात क्यों नहीं बताई। इसके साथ साथ वो उससे पूछता है इस बच्ची के पीठ में जो नक्शा बना हुआ है क्या वो सच में कोई आइलैंड का नक्शा है या ये भी एक झूठी बात है। हेलन कहती है जब ये बच्ची मुझे मिली थी तब इसके हाथ में मिट्टी थी, जो कि ये सबूत है कि ये बच्ची जहाँ से आई है वहाँ पर जमीन है। अब यहाँ पर समुद्री लुटेरे भी पहुँच चुके हैं और उन लोगों ने इनकी बोट को घेर लिया है। सरदार यहाँ आकर इन लोगों से उस बच्ची के बारे में पूछता है, लेकिन इन लोगों ने उस बच्ची को एक जगह पर छुपा दिया था। जब ये लोग सरदार को कुछ नहीं बताते हैं तब सरदार अपने आदमियों से इन दोनों को मारने के लिए कहता है। इन दोनों को मारने वाली बात को सुनकर वो बच्ची खुद ही बाहर निकल जाती है। इसके बाद सरदार उस बच्ची को अपने कब्जे में लेता है। उस बच्ची के मिलने के बाद भी सरदार अपने आदमियों से उन दोनों को मारने के लिए कहता है। सरदार के इस बात को सुनते ही वो दोनों अपनी जान बचाने के लिए पानी में कूद जाते हैं। मैरिन तो एक जलपरी जीव था, इसलिए वो पानी के अंदर भी आसानी से सांस ले सकता था, लेकिन हेलेन तो एक इंसान थी जो कि पानी के अंदर सांस नहीं ले सकती है। अब पानी के अंदर उसे जिंदा रखने के लिए मैरिन उसे अपनी सांसें देता है। कुछ देर के बाद जब ये लोग बाहर आते हैं तब ये लोग देखते हैं लुटेरे यहाँ से जा चुके हैं, लेकिन उन्होंने इनकी बोट को बर्बाद कर दिया है। मैरिन यहाँ पर अपनी टूटी हुई कश्ती में कुछ सामान ढूंढ रहा था, तभी उसे यहाँ पर एक नक्शा मिलता है। इस नक्शे को उस बच्ची ने ही बनाया था। वो नक्शा एक आइलैंड का होता है जो कि काफी हरा भरा था। इस
ड्राइंग को देखकर मैरिन को यकीन आ जाता है कि वो बच्ची जहाँ से आई है वो एक जमीन वाली जगह है, इसलिए अब वो किसी भी हाल में उस बच्ची को पाना चाहता है ताकि मैरिन को आइलैंड पर पहुंचने में आसानी हो जाए। लेकिन इनकी कश्ती तो अब खराब हो चुकी थी, इसलिए ये लोग अब कहीं नहीं जा सकते थे। तभी इनके पास में एक बलून से उड़ता हुआ आदमी आता है। हेलेना उस आदमी को देखकर बहुत खुश होती है क्योंकि वो आदमी हेलेना का ही बस्ती का था। वो आदमी ऊपर से रस्सी फेंकता है। इसके बाद ये दोनों बैलून पर सवार हो जाते हैं। अब ये लोग लुटेरों की तलाश में जाते हैं। काफी कोशिश करने के बाद इन लोगों को लुटेरों का जहाज मिल जाता है, लेकिन ये लोग वहां तक बैलून से नहीं जा सकते थे, इसलिए मैरिन वहां से उतरकर चुपके चुपके उनके जहाज में जाने लगता है। वो उस जहाज में जाकर सरदार के सामने उस बच्ची को छोड़ने के लिए कहता है, लेकिन सरदार उस बच्ची को छोड़ने से मना कर देता है। इसके बाद वो अपने आदमियों को मैरिन को पकड़ने का ऑर्डर देता है, लेकिन मैरिन यहाँ पर पूरी तैयारी के साथ में आया था। उसके पास में एक बम होता है जिसे वो इस जहाज के फ्यूल टैंक में डाल देता है, जिससे एक बहुत बड़ा धमाका होता है और बहुत सारे लुटेरे मारे जाते हैं। अपने जहाज को तबाह होता हुआ देखकर सरदार उस बच्ची को लेकर यहाँ से भागने वाला होता है। वो अपने प्राइवेट प्लेन में बैठकर यहाँ से भागने की सोचता है, लेकिन जैसे ही उसका प्लेन उड़ने वाला होता है तभी मैरिन एक हुक फेंक कर इस जहाज में एक रस्सी फंसाता है, जिससे उसका प्लेन भी बर्बाद हो जाता है। मैरिन उस बच्ची को जहाज से बाहर निकालता है। इधर हेलन भी उस आदमी को लेकर यहाँ पहुँच जाती है। ये लोग ऊपर से रस्सी फेंकते हैं। इसके बाद मैरिन उस बच्ची को लेकर उस रस्सी को पकड़कर बैलून पर चढ़ता है, लेकिन लुटेरों का सरदार अभी तक जिंदा था और वो इनके बैलून की तरफ फायरिंग करता है। तभी वो बच्ची अचानक से पानी में गिर जाती है। सरदार अपने दो आदमियों को इशारा करता है। इसके बाद वो लोग उस बच्ची को पकड़ने के लिए उसके पास में आते हैं, लेकिन तभी मैरिन अपनी कमर में रस्सी बांधकर नीचे कूदकर उस बच्ची को उठाता है। मैरिन जैसे ही उस बच्ची को लेकर ऊपर उठता है, सरदार का बोट उन आदमियों के बोट से टकरा जाता है और वो तीनों ही यहाँ पर मारे जाते हैं। उस बच्ची के पीठ में जो नक्शा बना हुआ था, ये बैलून वाला बूढ़ा आदमी उस नक्शे को पढ़ सकता था। इसके बाद ये लोग बैलून में बैठकर इस जगह तक आसानी से पहुंच जाते हैं। यहाँ पहुंचकर ये लोग देखते हैं ये आइलैंड तो बहुत सुंदर है। उस आइलैंड पर एक झोपड़ी भी बनी हुई है। उस झोपड़ी के अंदर जाने के बाद ये लोग देखते हैं यहाँ पर दो कंकाल पड़े हुए हैं और ये कंकाल किसी और के नहीं बल्कि इस बच्ची के माता पिता के हैं। यहाँ पर वो औजार भी रखे हुए होते हैं जिन औजारों का इस्तेमाल करके इस बच्ची के पीठ में नक्शा बनाया गया था। असल में इस बच्ची के माता पिता ने इस आइलैंड का नक्शा इस बच्ची के पीठ में इसलिए बनाया था ताकि बाहर के लोग ये जान सके कि अभी भी कहीं ऐसी जगह है जहाँ पर जमीन है और इंसान आसानी से रह सकते हैं। मैरिन यहाँ पर इन दोनों को पहुंचाकर अपने काम को पूरा कर देता है। इसके बाद वो इन दोनों को अलविदा बोलकर यहाँ से जाता है, क्योंकि वो एक जलपरी नस्ल का इंसान है, इसलिए उसे पानी में ही रहना अच्छा लगता है। इसके बाद वो यहाँ से जाने लगता है और इसी सीन के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। ऐसे ही मूवीज के लिए आप हमें टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर मूवी अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कर देना और ऐसे ही मूवीज के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।